एवरीबडी सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन लाए हैं, तो आपका जो भी मीडियम से आप संबंधित हैं आप यहां पर पढ़िए क्वेश्चन को और ध्यान से आंसर करिए। एवरीबडी हैज टू आंसर हियर। पहला क्वेश्चन आपका यहां पर देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता की जो हम बात करते हैं दोस्तों, ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का मानदंड किससे संबंधित हो सकता है? ठीक है, जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है इसका मानदंड किससे संबंधित हो सकता है? द क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज रिलेटेड टू। तो क्या ये हमारा भावनात्मक विचार है, क्या ये हमारा मोटर कौशल है, या हमारा बौद्धिक स्तर है? तो हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, दो इंसान है, मान लीजिए कि एक इंसान है और दूसरा इंसान है, तो जो दो इंसान है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहां कहां हो सकता है? कोई भी दो इंसान के बीच में कहां कहां डिफरेंस हो सकता है, बताइए आप मुझे। तो किसी भी दो इंसान के बीच में डिफरेंस भावना में हो सकता है। आपकी मेरी भावनाएं, इमोशन अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपके मेरे जो मोटर कौशल है, मोटर कौशल आपने पियाजे के अंदर पढ़ा होगा, जो हमारा जो किसी काम को करने का स्किल है वो अलग हो सकता है। बौद्धिक स्तर, हमारा जो बुद्धि है ये अलग हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहां पर हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग यहां पर। तो हमारा यहां पर डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। एक मिनट रुक जाइए, ये मैं ले लेता हूं। कौन सा कलर, कौन सा कलर? हाँ चलिए, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने द्रव और ठोस बुद्धि की अवधारणा दी है? यह आपको बताना है, ठीक है। द्रव और ठोस बुद्धि की अवधारणा किस जोड़ी ने दी है? विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग गिव द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टल? ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ठोस और द्रव बुद्धि की जब भी हम बात करते हैं, राइट, और ये जो अपने आप में है ये रेमंड कैटल और जॉन हॉर्न के द्वारा दी गई है। तो यहां पर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होता है? ए करेक्ट आंसर होता है। अगर आप इंग्लिश में भी देखिए तो, क्योंकि ठोस और द्रव बुद्धि की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रेमंड कैटल के द्वारा दी गई है और जॉन हॉर्न के द्वारा दी गई है। और इन्होंने ठोस और द्रव बुद्धि को अपने हिसाब से डिफाइन किया है। एवरीबडी सी द क्वेश्चन। तो इसको उन्होंने ठोस बुद्धि और मानसिक योग्यता जो था जी फैक्टर, इसको उन्होंने ठोस और द्रव के बीच में, ठोस मतलब आपका क्रिस्टलाइज्ड हो गया और क्या कहते हैं, द्रव मतलब फ्लूइड हो गया। तो इन्होंने जीएफ बोला फ्लूइड को और जीसी बोला क्रिस्टल को, यानी कि ये ठोस हो गया आपका और ये द्रव हो गया। तो इस वे में इन्होंने यहां पे डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रचनात्मक बच्चा निम्न में से किसमें कम रुचि दिखा सकता है? बताइए सब लोग। कोई अगर मान लीजिए कि कोई एक रचनात्मक बच्चा है तो वो किसमें कम रुचि दिखा सकता है? धार्मिक मूल्य में, सामाजिक मूल्य में, या सौंदर्य संबंधी मूल्य में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, कोई रचनात्मक बच्चा है वो किसमें जो है कम रुचि दिखा सकता है, मतलब उसकी कम रुचि किसमें हो सकती है, सबको बताना है। एवरीबॉडी हैज टू आंसर। देखिए, रचनात्मक बच्चा सामाजिक मूल्य और सौंदर्य संबंधी मूल्य में रचनात्मकता दिखा सकता है, क्योंकि समाज में क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। सामाजिकता के साथ साथ अगर हम सौंदर्य बोध की बात करें तो इसमें भी यहां पर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं धार्मिक मूल्य की, तो रिलीजियस वैल्यूज में हर बच्चे भूमिका नहीं निभाते हैं। आपने गौर किया होगा, देखा होगा कि जब भी हम रिलीजियस वैल्यू की बात करते हैं, धार्मिक मूल्य की बात करते हैं, तो इसमें हर बच्चा नहीं दिखाता है इंटरेस्ट, और हर बच्चा अच्छे तरीके से आगे नहीं उसको सोचता है। कोई इसके पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमारा यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि डैश है उसे आमतौर पर मानसिक रूप से मंद कहा जाता है। किसे मानसिक रूप से मंद कहा जाता है, बताएंगे सब लोग। मानसिक रूप से मंद किसे कहा जाता है? बुद्धि लब्धि क्या होनी चाहिए? अगर किसी की बुद्धि लब्धि 70 से नीचे है तो मानसिक रूप से मंद कहा जाएगा। 70 से ऊपर है या अगर 80 से 100 के बीच है, नॉर्मली 90 से 100 के बीच है, तो वो सामान्य होता है। 70 से नीचे है तो वो मंद ही कहा जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। यह क्वेश्चन आपको सीटेट में भी पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बाल विकास का सिद्धांत क्या नहीं है, यह आपको यहां पे पूछा जा रहा है। और सफेलोकॉडल सिद्धांत, विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, या विकास जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, या वृद्धि और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको बताना है। देखिए यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या गलत है, यहां पर आपको बताना है कि क्या सिद्धांत में नहीं है। दोस्तों विकास हमेशा सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। आप हमेशा नीचे की सीढ़ी पे चढ़ते हैं तब ऊपर चढ़ते हैं, तो हमेशा विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर नहीं बढ़ता है। इसलिए हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये सही नहीं है, इसलिए हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो सकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, सीखने को सकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है, सब लोगों को बताना है। यहां पर देखिए, अगर हम सीखने की बात करते हैं तो अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता, यह थोड़ा कंपटीशन वाला बात हो गया। सार्थक साहचर्य, सार्थक साहचर्य मीनिंगफुल एसोसिएशन, पॉजिटिव बात है। माता पिता का दबाव गलत है, शिक्षक का दबाव गलत है, प्रतियोगिता भी गलत हो गया। सार्थक साहचर्य सही होगा, क्योंकि मीनिंगफुल एसोसिएशन जो है यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए ध्यान से देखेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से देखिए सब लोग। अ टीचर सेज टू हर क्लास, मतलब एक शिक्षक अपनी कक्षा से कहती है कि अलग अलग परियोजना अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग छात्रों को अलग अलग परियोजना तैयार किए गए हैं बच्चे को सिखाने के लिए। तो छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सिखाने में मदद करने के लिए यह तैयार किए गए हैं, अतः सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के निर्धारित परियोजना को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को बिना किसी सहायता के निर्धारित परियोजना को पूरा करना चाहिए, यह बात बोला गया है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, नैतिकता में। दोस्तों नैतिकता के 3 चरण होते हैं, मैंने कल रात में भी आपको बताया है। और इस 3 चरण में सबसे जो पहला चरण है वो पूर्व परंपरागत है, वो दंड वाला है। लेकिन यह क्या है कि भैया जो नियम है उस नियम के अंतर्गत आपको काम करना है, तो यह परंपरागत नैतिकता का चरण हो गया। ठीक है, यह परंपरागत नैतिकता का चरण हो गया, क्योंकि यहां पर आप एक नियम के हिसाब से काम करेंगे। एक नियम है, एक रूल है, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। राइट, तो यहां पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र समस्या सुलझाने के कौशल हासिल करे, तो विद्यार्थी को ऐसी गतिविधि में शामिल होना चाहिए जो, कैसी गतिविधि में शामिल होना चाहिए। एवरीबॉडी हैज टू आंसर। अगर आप चाहते हैं, मैं एज ए टीचर चाहता हूं कि बच्चे को जो है मैं अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो तकनीक है उसमें शामिल करें, तो यहां पर स्मरण बोध याद करना, ये आपका रटने वाली बात हो गई। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले संरचित कार्यपत्रक ओके है, निरंतर अभ्यास भी ओके है, लेकिन ये सबसे बेस्ट आंसर है। देखिए, पूछताछ, तर्क और अगर निर्णय लेने की हम बात करते हैं, इंक्वायरी, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो यहां पर हम बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ऐसे में यदि कोई शिक्षक चाहता है बच्चे को आगे बढ़ाए, तो पूछताछ, तर्क एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। यह आपके लिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह सबसे बेस्ट तरीका है। यह सब भी ओके है, लेकिन अगर आप इंक्वायरी करते हैं, अगर आप लॉजिक लगाने बोलते हैं, तो यह एक बेहतर तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सीखने की अक्षमता का कारण नहीं है। आपको सीटेट में आप देख रहे हैं कि अगर नहीं है पूछा गया है तो नहीं को बोल्ड कर दिया जाता है, तो आजकल ये अच्छी बात है। तो आप बताइए, सीखने की तरीका का, सीखने की अक्षमता का कारण क्या नहीं है, सब लोग बताएंगे। एवरीबॉडी, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका, मानसिक मंदता, शराब का प्रसवपूर्ण उपयोग और शैशवावस्था के दौरान दिमागी बुखार। देखिए, आपकी मानसिक मंदता, शराब का प्रसव पूर्व उपयोग और शैशवावस्था के दौरान बुखार, ये आपके अंदर की चीज है। शिक्षक के पढ़ाने का तरीका बाहर की चीज है। शिक्षक के पढ़ाने का तरीका आपके अंदर नहीं आता है ना, इसलिए ये बाहर की चीज है। इसलिए शैशवावस्था के दौरान ये तीनों जो होगा ये आपकी अक्षमता होगी, लेकिन जो शिक्षक के पढ़ाने का तरीका होगा ये एक्सटर्नल फैक्टर होगा। तो ये सीखने की अक्षमता, जो लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी डिसेबिलिटी नहीं। अगर कोई शिक्षक अच्छा पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये उस टीचर के फॉल्ट है। राइट, एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब लोग। समाज में उचित समायोजन के लिए व्यक्ति
को क्या करना चाहिए? तो समाज में उचित समायोजन के लिए व्यक्ति के पास जो कुछ है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। यह भी एक अच्छा ही बात है, देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास जो कुछ है अगर उसमें वो इंसान संतुष्ट है तो यह अच्छी बात है। उत्साही और ऊर्जावान होना चाहिए, यह भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उत्साही और ऊर्जावान हैं तो आप अच्छा करेंगे। उसके जीवन का अपना दर्शन होना चाहिए, यह भी सही बात है। यहां पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों जो है आपका, है ना, समाज में उचित समायोजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो उनके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट होना चाहिए, उत्साही और ऊर्जावान होना चाहिए, और उसके जीवन का जो अपना दर्शन है, उसके जीवन का जो अपना रूल है वो होना चाहिए। तो ये तीनों ही यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। तो हमारा उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट एवरीबॉडी? ठीक है, वीडियो को सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, क्योंकि ये सीरीज अब आपका बहुत अल्टीमेट सीरीज आपका फाइनल चल रहा है जो कि आपका एग्जाम से पहले है। तो ये आपका यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, राइट? अब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करेंगे तो ये वही हैं जिनसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वन लाइनर वाले सीरीज में भी इसे 10 दिन पहले के अंदर में कराया है। तो स्टिमुलस रिस्पांस, इसको हम एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरी क्या होता है? ये थ्योरी बोलता है कि अगर आपको कोई उद्दीपन दिया जाता है तो आप अनुक्रिया करते हैं। मैंने कई सारे एग्जाम्पल देख के आपको पहले भी समझाए हैं कि अगर आपके अंदर कोई उद्दीपन है तो आप वहां पर उस हिसाब से रिएक्शन करते हैं, राइट? तो ये आपका उद्दीपन है और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कभी भी आप कुछ देखते हैं उसके हिसाब से आप बोलते हैं, उसके हिसाब से आप चीजें डिसाइड करते हैं, तो ये आपका उद्दीपन अनुक्रिया है। तो आपका क्या हो गया यहां पर? इस वे में आपका थार्नडाइक करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि थार्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया और थार्नडाइक ने आपको यहां पर जो है प्रयास और त्रुटि इसी के अंदर बोला और उनका ही ये पूरा सिद्धांत, राइट एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन के सिद्धांत का नियम नहीं है? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर आपको एक पूछा जाता है प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया जाता है सीएल हल के द्वारा। इसके बाद स्किनर ने, थार्नडाइक ने, इन सभी लोगों ने पुनर्बलन वर्ड का यूज किया है। तो हमको जैसा क्वेश्चन देगा हम उस हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन देगा हम उस हिसाब से सोचेंगे। यहां पर प्रश्न क्या दे दिया हमको कि इस रूप में अगर हम देखते हैं तो पुनर्बलन के सिद्धांत का नियम नहीं है। अब यहां पर देखिए बड़ा ट्विस्टेड चीज है और बड़ा अच्छी चीज है यहां पर एक तरह से, क्योंकि हमको यहां पर बोल दिया क्या गया है पुनर्बलन, और ऑप्शन में किसके बारे में दिया गया है आपको पता चल रहा होगा, ये थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम है। थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम में क्या नहीं आता है ये देखना है। तो तत्परता का नियम आता है, अभ्यास का नियम आता है, प्रभाव का नियम आता है, प्रेरणा का नियम नहीं आता है। तो ये ऑड वन आउट है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूं रीइंफोर्समेंट के क्वेश्चन जहां पर भी आएंगे, है ना, या लॉ ऑफ लर्निंग यहां पर दे दिया है, लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट कहीं पर आपको दे दिया, पुनर्बलन दे दिया, तो पुनर्बलन में आपको स्मार्टली समझना पड़ेगा कि ये किस पुनर्बलन की बात कर रहा है। क्या ये सीएल हल का बात कर रहा है तो वहां पर दे देगा पुनर्बलन के सिद्धांत के जनक कौन है या किसने दिया, तो वो सीएल हल ने दिया। लेकिन पुनर्बलन तो इनके थ्योरी में भी लग रहा है, वर्ड का यूज तो इन्होंने भी किया है। तो यहां पर हमारा अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम करेक्ट आंसर है, राइट? तो ये तीनों इसके अंदर आता है, तो हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी इसके मुख्य नियम में नहीं। ये ऑड वन आउट, राइट एवरीबॉडी? नेक्स्ट, ओके, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जब एक दिव्यांग बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक को क्या चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको यहां पर यह क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ना। जब एक दिव्यांग बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह एक अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके एक दूसरे रूप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताए थे, लेकिन यहां पर आप ध्यान देखिए कि जब एक दिव्यांग बच्चा पहली बार आपके स्कूल में आया है तो हमको क्या करना है? एक दिव्यांग बच्चा है, वो आपके स्कूल में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन पे डिपेंड। यहां पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है,
सहयोगी तकनीक को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें, यह आपका एक ऑप्शन है। दूसरा क्या है, अन्य छात्रों से अलग बिठाएं, आयोजित करें या विकलांगता के अनुसार उसको विशेष स्कूल में भेजें। यहां पर ट्विस्टेड है ये जो क्वेश्चन है, इसका जो ए ऑप्शन है ये ए ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है, ये ए ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि यहां पर आपको बोला जाता है कि आप माता पिता के साथ चर्चा करें और उस दिव्यांग बच्चे के लिए आपको जो है अगर उसका जो उपाय है उस उपाय को करें। एक ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाता है, उससे यह मीनिंग निकलता है कि कई बार क्या होता है कि कोई विकलांगता या कोई चीज है जिसकी कि आपके विद्यालय में कोई सुविधा नहीं है ना, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, उनको उनके राइट प्लेस पे भेजेंगे। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं, एक चीज है आपका समावेशी शिक्षा, दूसरा है आपका एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि सबको समान शिक्षा दो, लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या कहता है, वो बोलता है कि उनको देखो कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि जैसे कोई अंधा बच्चा है उसको आप अगर अपने स्कूल में बिठाते हैं सामान्य बच्चों के साथ तो क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं, उनके लिए उस विशेष चीज के आपको इंतजाम करने पड़ेंगे। लेकिन ये एक ऑप्शन के कारण ये इस क्वेश्चन को घुमा के जनरल बना दिया है और पहला ऑप्शन बहुत बढ़िया दे दिया है कि बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करेंगे और उस बच्चे को कभी भी अगर आप उस बच्चे को समझते हैं तो फिर आपके लिए ये आपको एक बेहतर तरीका हो सकता है और जिसमें कि आप एक अच्छे तरीके से बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस दूसरा क्वेश्चन जिससे ये मीनिंग निकलने लगे कि नहीं यार ये तो विकलांगता मतलब आपके विद्यालय में उसका कोई उपाय है ही नहीं, तो उस केसेस में हम बच्चे को रख के कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वहां पर वो दिव्यांग बच्चा आता है और अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के ऑप्शन अगर आपको दिए जाते हैं जो ज्यादा मतलब बच्चे को लेके समावेशी होता है, तो हम उस समय पे वो आंसर करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अनुकूलन और आत्मसातकरण की अवधारणा किसने दी? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अनुकूलन और आत्मसातकरण की अवधारणा किसने दी? आप सभी लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, अनुकूलन आत्मसातकरण किसका है। आपको पता है कि ये किसके द्वारा दिया गया है, ये प्याजे के द्वारा दिया गया है और प्याजे ने अनुकूलन की बात की और अनुकूलन के अंतर्गत प्याजे ने दो टर्म बताया, आत्मसातकरण और समंजन। ठीक है, आत्मसातकरण और समंजन, ये दो चीज प्याजे ने बताया। तो ये दोनों चीज जो है ये प्याजे के सिद्धांत के अंतर्गत है। इसी के अंदर आपका स्कीमा आता है, स्कीम्स आता है, इसी के अंदर आपका मानसिक संचालन आता है, ये सब कुछ इसी के अंदर है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अनुकूलन और आत्मसातकरण की अवधारणा किसने दी? प्याजे ने। ठीक है, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, राइट एवरीबॉडी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे के लिए समर्थन की मात्रा और प्रकार निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित होगी? एक बच्चे के लिए अगर हम समर्थन की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, राइट, तो फिर कल भी मैंने आपको यह पढ़ाया था, यह प्रीवियस ईयर में भी है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह जेडपीडी से आपका संबंधित है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से, राइट। कई बार इस पर चर्चा हुई, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा हुई है। यही मैं चाह रहा हूं आपसे, अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न आपका एक क्वेश्चन एक ही तरह से अगर आप देखिए तो एक ही तरह से नहीं बने, वो जितने भी तरह के क्वेश्चन उस पे हो सकते हैं वो सब तरह से आप उसको बना पाए, यही मेरा उद्देश्य है, यही हम चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो समर्थन की मात्रा निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित होगी? शिक्षक के मन से, बाल जन्मजात क्षमताओं के आधार पर, कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करने पर, या बच्चों के प्रदर्शन के स्तर पर। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि एक बच्चे के लिए जो समर्थन की मात्रा होगी, आपको मैं कितना समर्थन दूंगा, क्या ये शिक्षक के मन से होगा? नहीं। जन्मजात क्षमता के आधार पर होगा? नहीं। कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करने पर होगा? ये भी नहीं। लेकिन क्योंकि कितना हम आपको समर्थन देंगे ये आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यस, क्योंकि मान लीजिए कि आज आप इतना जानते हैं और आपको टोटल इतना जानना है, तो हम आपको कितना समर्थन देंगे? इतना। यस या नो? तो कितना समर्थन देंगे ये डिपेंड करेगा कि आपका अभी वर्तमान क्या है। आपका वर्तमान इतना है तो बचा हुआ हम आपको समर्थन में देंगे,
राइट, यस या नो? तब वो जाके आपका समर्थन का स्तर है। राइट एवरीबॉडी? तो ये आपका हो गया बच्चे के प्रदर्शन का स्तर, ठीक है ना? एक बार हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन का रिवाइज कर लेंगे। राइट, यहां से बैक जाते जाएंगे और टोटल क्वेश्चन का रिवाइज कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, एक बच्चे का समर्थन की मात्रा किसके आधार पर निर्धारित होती है? बच्चे के प्रदर्शन के स्तर पर, बच्चा का जैसा प्रदर्शन का स्तर है। इसके बाद देखिए, अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अनुकूलन और आत्मसातकरण की अवधारणा किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। जब एक दिव्यांग बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो शिक्षक को क्या चाहिए कि वो अगर पॉसिबल हो तो सहयोगी तकनीक विकसित करके माता पिता के साथ चर्चा करें। अगर यहां पर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं है, तो तत्परता, प्रेरणा, तत्परता अभ्यास और प्रभाव है, प्रेरणा नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया, जल्दी से आंसर देंगे। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद देखेंगे समाज में उचित समायोजन के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको सब कुछ करना चाहिए, उसके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट होना चाहिए, उत्साह को भी देखकर ऊर्जावान भी होना चाहिए, और जीवन में जो है अपना दर्शन उसको होना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सीखने की अक्षमता के कारण नहीं है? ठीक है, तो आपका जो शिक्षक के पढ़ाने का तरीका है या आपका सीखने की अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। इसके पहले हमने देखा था कि यदि कोई शिक्षक चाहता है कि उसका छात्र समस्या सुलझाने के कौशल हासिल करे तो विद्यार्थी को ऐसी गतिविधि में शामिल करना चाहिए जिसमें कि बच्चे से पूछताछ का मौका मिले, तर्क का मौका मिले या निर्णय लेने का मौका मिले। क्लियर है? इससे पहले हमने आपको बोला था कि एक शिक्षक अपनी कक्षा से कहता है कि अलग अलग परियोजना अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं, अतः सभी छात्र को बिना किसी सहायता के जो है वो निर्धारित परियोजना को पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा बोलता है तो वह कोहलबर्ग के विकास के किस सिद्धांत की बात कर रहा है? तो यहां पर कोहलबर्ग के वो परंपरागत नैतिकता की बात कर रहा है, क्योंकि कोई रूल है उस रूल को फॉलो करना है, ये परंपरागत में आता है। अब दंड दिया जाता है तो वो पूर्व परंपरागत में आता है, और खुद दार्शनिक वाली फीलिंग आती है तो वो उत्तर परंपरागत में आता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा सकारात्मक रूप से सीखने को क्या प्रभावित करता है, तो जो सार्थक साहचारी है वो प्रभावित करता है, बाकी सब निगेटिव आंसर है कि नहीं एवरीबॉडी? जल्दी से, सार्थक साहचर्य को प्रभावित करता है मतलब कि मीनिंगफुल एसोसिएशन, मेरा आपके साथ एक मीनिंगफुल एसोसिएशन होगा, एक अच्छा कोलैबोरेशन होगा, एक सहयोगी तकनीक होगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो जटिल से सरल ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, सरल से जटिल बाल विकास का सिद्धांत है, बाकी सफेलोकॉर्डल और वृद्धि विकास सतत प्रक्रिया है, ये तो है। अगला हमने देखा कि एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि डैश है उसे आमतौर पर मानसिक रूप से क्या कहा जाता है ना? जो बुद्धि लब्धि अगर मान लीजिए 70 है उसको मानसिक रूप से मंद कहा जाता है, 70 से नीचे अगर है तो मंद होगा, अगर 90 से 100 होगा तो सामान्य होगा। इसके बाद हमने देखा कि एक रचनात्मक बच्चा निम्न में से किसमें रुचि दिखा सकता है? तो रचनात्मक नहीं दिखा सकता, मतलब किसमें कम रुचि दिखा सकता है, मतलब तो कम रुचि में क्या हो गया, मैंने आपको बोला था कि सामाजिक और सौंदर्य संबंधी में क्रिएटिविटी वाली चीजें आती है। धार्मिक में कम रुचि दिखाते क्योंकि उनको लगता है कि हर कुछ भगवान नहीं करते हैं, कुछ चीज हम भी करते हैं, है ना? माझी मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बोला था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो कई चीजें सृजनात्मक बच्चे ऐसा फील करते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने ठोस और द्रव की अवधारणा दी? तो रेमन कैटल ने दी, आपको पता है, जीसी क्रिस्टल हो गया और जीएफ हो गया फ्लूइड। इसके पहले यहां पर हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का मानदंड किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मानदंड जो है वो भावनात्मक, मोटर कौशल और बौद्धिकता से संबंधित है। राइट, क्लियर एवरीबॉडी?